गए थे कार में, आए अखबार में। डॉक्टर भी नहीं खड़ा होगा, हम तो तभी खड़े हैं। हर जगह इंसान ज्ञानी नहीं हो सकता। आदमी को इंश्योरेंस की याद तब क्यों आती है जब वो मुसीबत में होता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया या हेल्थ इश्यूज हो गए, तभी उसको इंश्योरेंस की याद आता है। लेकिन जिस दिन आपको इंश्योरेंस की जरूरत होगी उस दिन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी। देगी। मेरा नुकसान हो गया 2 करोड़ 5 करोड़ का, तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार भी शायद मेरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। लिटरली मेरे भी गूज़बम्प हो गए आपकी ये स्टोरी सुन के। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नो डाउट कोविड के बाद ड्रास्टिकली प्रीमियम बढ़ रहे हैं। इंडिया में मार्केट बहुत रेगुलेटेड है। इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, इंश्योरेंस इज अ नेसेसिटी। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, बट ये थर्ड पार्टी का लायबिलिटी क्लेम रिजेक्शन नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में किसी का मिसहैपनिंग होती है, हर फैमिली संभल जाती है, लेकिन कभी नुकसान हुआ तो सिर्फ हम ही साथ खड़े पाएंगे। कहते हैं आफत कभी बताकर नहीं आती। जी हाँ, और हमें उस आफत से हमेशा एक ढाल बना के चलनी होती है, और वो ढाल, वो प्रोटेक्शन लेवल आपका इंश्योरेंस है। जी, इंश्योरेंस वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन उसे समझ नहीं पाते लोग। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि इस इंश्योरेंस सेक्टर में 20-22 साल से लोगों को सर्व कर रहे हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से आपके मन से जुड़े हुए हर उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहेंगे, जिससे आप एक बेटर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने में कामयाब हो। तो वेलकम करते हैं गिरीश ग्रोवर जी का, जो कि इंश्योरेंस पापा नाम की कंपनी के फाउंडर हैं, अ यूनिट ऑफ 5 एलिमेंट्स इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। सो आज हम इनसे हर उस मिथ और फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा होगा। तो सर, वेलकम है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? आई एम गुड विकास जी, आप कैसे हैं? तो सर, सबसे पहले तो ये सवाल आता है मन में, ये इंश्योरेंस पापा, ये नाम आपने कैसे सोचा? इंश्योरेंस पापा, अगर एक्चुअल बताऊं तो ये मेरे बेटे का दिया हुआ नाम है। तो बस हमने एक मतलब एक्चुअली क्या है कि 22 साल हो गए मुझे इंश्योरेंस में जी। और इस 22 साल की जर्नी के बाद हमने अपना इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म लॉन्च किया था विद द नेम ऑफ 5 एलिमेंट इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। तो रिटेल सेक्टर में ये नाम थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो कुछ कैची नेम चाहिए था। तो बेटे ने बोला कि आप तो इंश्योरेंस पापा ही हो, तो मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से हमने इंश्योरेंस पापा पिक किया। जी। तो सर, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी को भी डिफाइन करें कि कैसे आपका इस सेक्टर के अंदर आना हुआ, क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? देखो, बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, गुड। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ भाई। हाँ, इंजीनियर से ऐसे ही करते हैं। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया विद अ एमएनसी कंपनी। तो 6-8 महीने वहाँ जॉब करी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, तो प्रोडक्शन के अंदर एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर वहाँ पे स्टार्ट किया था। तो 2-6 महीने के बाद मुझे लगा कि यार थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि ट्रैवल बहुत दूर करना पड़ता था। नौकरी नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं, उसके बाद दूसरी जगह जॉब करी, वहाँ भी लगा कुछ चेंज होगा, बट साल भर में समझ में आ गया नौकरी मेरे बस की नहीं है। जी। और फिर बस कुछ अपना करना था, तो कार लोन स्टार्ट किया। 99 में कार लोन हमने स्टार्ट किया। तो 99 से 2003 तक आते आते, क्योंकि कार लोन जब आप जब गाड़ी आप लेते हो तो गाड़ी के साथ एक बेसिक नेसेसिटी, मैंडेटरी थिंग इंश्योरेंस रहता है। तो इंश्योरेंस एक स्टेपल प्रोडक्ट है कार लोन्स के साथ। तो कार लोन्स करने लगे तो इंश्योरेंस अच्छा लगने लगा, तो इंश्योरेंस स्टार्ट किया 2003 में। 2007 आते आते मुझे इंश्योरेंस में इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया, तो बस उसके बाद हमने कार लोन्स बिल्कुल बंद कर दिया। फ्रॉम 2007 वी आर डूइंग ओनली एंड ओनली इंश्योरेंस। और अब तो ये पोजीशन है कि इंश्योरेंस में कुछ छोड़ा नहीं है जी, और इंश्योरेंस के अलावा कुछ आता भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सर, एक जनरल क्वेश्चन, इंश्योरेंस आदमी ने लिया, पर उसकी क्लेम लेते वक्त उसकी क्लेम रिजेक्ट हो गई, उस कंडीशन में वो क्या करे? कहाँ जाए? कोर्ट जाए, कंपनी के पास जाए, या फिर भगवान भरोसे बैठ जाए? देखो, ये बड़ी जेनरिक टर्म है, क्लेम रिजेक्ट हो गया। क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ वो इम्पोर्टेंट है जी। बिकॉज कोई भी, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से अपने 22-23 साल के करियर के साथ ही आपको बोल रहा हूँ, कोई भी अच्छी कंपनी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी बहुत हैं, बट कोई भी अच्छी कंपनी क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती। इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर स्ट्रेट अवे ये है, इफ द क्लेम इज पेबल तो हमें कम डॉक्यूमेंट चाहिए, बट अगर क्लेम रिजेक्ट करना है तो उसके लिए ज़्यादा एविडेंस और ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी कंपनी का ट्रेंड है, अगर हमने रिजेक्ट किया है
तो वो किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में जाए तो वो स्टैंड वही रहना चाहिए, कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर साइड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देना चाहती है, क्योंकि अगर वो देखो जो लॉस आया वो तो आज नहीं देंगे तो कल देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने क्लेम को प्रॉपर वे में सर्व नहीं करा तो शायद वो मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर क्लेम वो अच्छे से सर्व हो गया तो उसी से बिजनेस आता है जी। तो प्रिंसिपल अच्छे इंश्योरेंस कंपनीज का, अच्छे एजेंट का यही रहता है कि मेरा क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए रादर देन रिजेक्ट हो। अब सर इंश्योरेंस लेते वक्त इंश्योरेंस पेपर 15 पेज का होता है, आदमी प्रीमियम देखता है और साइन कर देता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज इसका फायदा उठाती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैंने वही बताया, मैं आपको पहले जैसे बात हुई तो वो कहाँ जाए। प्रॉब्लम यही है कि इंश्योरेंस लेते हुए हमने चीज को समझा नहीं। एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, मुझे आज इंश्योरेंस चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मतलब विदाउट नेमिंग एनी कंपनी, बहुत अच्छी अच्छी एड्स आती हैं ऑनलाइन पोर्टल्स की। ऑनलाइन पोर्टल पे हम जाते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल से वहाँ पे हमें लगता है कि सब कंपैरिजन मिल रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत कुछ हमें खुद ही चूज करना होता है। और एज अ लेमैन मुझे उस इंश्योरेंस के क्या फीचर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मैंडेटरी होना चाहिए, क्या ऑप्शनल है, वो डिस्क्रिमिनेशन एज अ लेमैन मुझे समझ में नहीं आता है। सस्ता देख के आदमी ले लेता है, सस्ता देख के मैंने कुछ भी ले लिया। अभी कल का ही रिसेंट में आपको एग्जांपल बताता हूँ जी। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनके बैंकर एक नेशनलाइज्ड बैंक के साथ, वो हिज अ बैंकर, तो उनका उसने मुझे बताया कि मेरे बैंकर का गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो गया। गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हुआ तो कोई लॉजिकल रीजन होगा। मैं कहा चलो आप मुझे उनसे बात करा दो। मैंने बात करी, उनका गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन लगी हुई थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मैं कहा पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाओ। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी एक पीएसयू कंपनी का, अच्छी पीएसयू कंपनी का पॉलिसी डॉक्यूमेंट था। बट सरप्राइजिंगली आज की डेट में क्या रहता है कि हम जब पॉलिसी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे एड ऑन राइडर होते हैं। लाइक अगर जीरो डेप्रिसिएशन है, विच सेज के आपको क्लेम के टाइम पे डेप्रिसिएशन पे नहीं करना होगा। अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ऊपर हो चुकी है तो जैसे नई गाड़ी के अंदर भी आपका प्लास्टिक पार्ट पे तो डे 1 से 50% का डेप्रिसिएशन आ जाता है। मेटल पार्ट पे अकॉर्डिंग टू एज डेप्रिसिएशन कंपनी डिडक्ट करती है कि लाइक 5% से लेके 50% तक मेटल पार्ट पे भी जाता है। तो इस पूरा मिला के आपका कुछ एक डेप्रिसिएशन पार्ट होता है जो कस्टमर ट्रेडिशनली, जो हम पहले पॉलिसी चलती थी या आज भी हैं स्टैंडर्ड पॉलिसीज, उसमें हमें अपनी पॉकेट से देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 का क्लेम आया है, इसमें बम्पर, लाइट और बोनट गया, बम्पर एंड लाइट बीइंग द प्लास्टिक पार्ट, तो 50% कंपनी देगी, 50% मुझे अपनी पॉकेट से देना है। अच्छा। एंड ऑन द मेटल पार्ट डिपेंडिंग ऑन द एज, से इट्स अ 3 years ओल्ड कार, तो उसमें 35% डेप्रिसिएशन मुझे देना है, 65% इंश्योरेंस कंपनी देगी। यही लोग समझ नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते। तो अब क्लेम के टाइम पे अगर 5 साल पुरानी गाड़ी है तो ऑलमोस्ट मुझे 50% देना है। अच्छा। अब उनके साथ प्रॉब्लम ही यही थी, उन्होंने स्टैंडर्ड पॉलिसी, नॉर्मल पॉलिसी ले रखी थी विदाउट एनी एड ऑन, और उसके अंदर एक वॉलंटरी एक्सेस क्लॉज भी लगा हुआ था। वॉलंटरी एक्सेस क्लॉज मींस के जिसके अंदर क्लेम के टाइम पे नॉर्मली मुझे 1000 रुपीज पे करने होते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फाइल चार्ज कहते हैं। फाइल चार्ज ही बोलते हैं। फाइल चार्जेस 1000 रुपीज प्लस वॉलंटरी एक्सेस, जिसमें मुझे प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा कि मैं क्लेम के टाइम पे 2000, 2500 रुपए या 5000 रुपए अपनी पॉकेट से दूंगा। आज उस चीज का इंश्योरेंस कंपनी मुझे डिस्काउंट दे देती है। तो वो सब डिस्काउंट मिला के उनका अब क्लेम जो आया था उनका 15-17 हजार का क्लेम था। ये उस समय पॉलिसी बेचने की चाल भी समझ सकते हैं इसको। चाल नहीं, देखो इंश्योरेंस कंपनी ने सब कुछ बताया हुआ है। हाँ। आज आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो सकते हैं, यू कांट बी अ एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो इंश्योरेंस इज ऑलवेज मेंट टू बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट। करेक्ट है। अगर मैं उसको सोचूं कि मैं ऑनलाइन परचेज कर लूंगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर टाइम मिस्टेक होगी, तो प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाती है कि आपका मिस्टेक हो जाए। तो वही उनके साथ हुआ। उनका इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे क्लेम में पैसा कट जाए या वो हो जाए। उनका इंटेंशन था ठीक है, ये पॉलिसी भी मिल रही है, ये पॉलिसी से 10,000 की है, ये 7 की है, ये 6 की है, तो चलो ये कंपनी भी अच्छी है, मैं 6 की ले लेता हूँ। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है ये समझ नहीं आया। तो क्लेम के टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगेन कंपनी की कोई इंटेंट नहीं रहती है कि मैं अननेसेसरली किसी का क्लेम ना पे करूं। जेन्युइन, देखो दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पे फ्रॉड एंड क्लेम्स भी बहुत हैं। अगर आप डेटा देखेंगे से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो उसके अंदर 14% क्लेम, मैं एक रेपुटेड, मतलब इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्री के अंदर 14% क्लेम्स फ्रॉडेंट पकड़े गए। ये पैन इंडिया लेवल की बात, पैन इंडिया लेवल पे।
तो 14% लोग हैं ना ऐसे जो फ्रॉडेंट क्लेम लेना चाहते हैं। अगर कंपनी उसको चेक नहीं करे वो क्लेम भी पे होंगे। देखो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस अगर मैं ब्रॉडली बोलूं, बिजनेस को साइड कर दूं, इसे सोशल सिक्योरिटी कि एक पूल बना 1000 लोगों का, लाख लोगों का, कि जिन लोगों ने पैसा दिया उस पूल में, सबने दिया, उस पूल में से किसी का नुकसान हुआ तो उसको वो पे किया जाएगा। दिस इज इंश्योरेंस। अब सपोज उस पूल के अंदर 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ और उसमें से 10 लोगों का नुकसान हो गया, अगर तो वो 10-10 हजार तक का ही नुकसान हुआ तो 1 लाख के पूल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वही नुकसान अगर 20 लोगों का हो गया तो वो उस पूल से बाहर गया, तो कल अगली बार जब उसका प्रीमियम लिया जाएगा तो बढ़ा के लिया जाएगा। तो उस फ्रॉडेंट क्लेम का इंपैक्ट हम पे ही आता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का वो चेक करना गलत नहीं है। अगर मेरी चीजें ठीक है, मैंने पॉलिसी प्रॉपर वे में परचेज करी है, मैंने उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझा है, मैंने, मेरा एजेंट या मेरे पोर्टल ने मेरे से कुछ मिसलीड नहीं किया है, तो कोई भी अच्छी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करना चाहती, वो पे करना चाहती है। टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, वो मैंने समझी कि नहीं समझी जी। दैट्स इट। सही कह रहे हैं आप, हर जगह इंसान ज्ञानी नहीं हो सकता, उस जगह पर आप जैसे लोगों की, उनकी एडवाइस की जरूरत होगी। एब्सोल्युटली। तो जब एजेंट कोई पॉलिसी बेचता है तो उसका यही कहना होता है, सर ये पॉलिसी सबसे बेस्ट है। तो ये पॉलिसी सच में बेस्ट होती है या कमीशन बेस्ट होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत बार रीजन यही है जो आप कह रहे हो कि मेरे को कमीशन कहाँ मिल रही है, एजेंट उसी हिसाब से काम करता है। अनबायस होके अगर एजेंट काम करे तो जो इंश्योरेंस एडवाइजरी है इज सच अ नोबल प्रोफेशन, क्योंकि इंश्योरेंस कब काम आता है? जब वो सामने वाला पेन में है, लॉस में है। करेक्ट है। सपोज आज मेरी फैक्ट्री के अंदर सपोज आग लग गई, मेरा नुकसान हो गया 2 करोड़ 5 करोड़ का, तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार भी शायद मेरे से दूर होने की कोशिश करेंगे कि अब ये लॉस में है, शायद कहीं हमसे पैसा ना मांग ले। मुसीबत के वक्त कोई सिर्फ एक इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो उस टाइम पे उसके साथ खड़ी होती है और उसकी हेल्प करती है। बिल्कुल। अगर वहां पे फिर इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिसी अगर करेक्ट वे में ली गई है तो क्योंकि पॉलिसी बहुत वास्ट चीजें हैं इसके अंदर। अब फायर पॉलिसीज हैं, लायबिलिटी इंश्योरेंसेज हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंसेज हैं, बहुत वास्ट है। अगर वो उसकी अंडरराइटिंग, उसकी हमने जो डिक्लेरेशंस हैं वो करेक्ट कर रखी हैं तो इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट नहीं करना चाहती। और मोर और लेस हमारे इंडिया में मार्केट बहुत रेगुलेटेड है। IRDAI बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस रखता है कि अगर कोई किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसके अंदर पूरा कंट्रोल रहता है, ऑम्बड्समैन है, सारी चीजें इन प्लेस हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम ये नहीं देखते कि हमारा साथ हमने प्रेजेंटेशन कैसे ली या मुझे कैसी पॉलिसी दी गई। इंपॉर्टेंट इज करेक्ट एडवाइस एंड करेक्ट पॉलिसी। अगर ये होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। तो सर अभी आपने पूल की बात करी और प्रीमियम की बात करी, मैं फिर से आपको वहीं उसी क्वेश्चन पे ले जाना चाहूंगा कि हर साल प्रीमियम बढ़ता क्यों है? क्या ये कोई रिस्क फैक्टर है या फिर एक पैसा बनाने का सिस्टम? देखो, जहां तक प्रीमियम बढ़ता क्यों है तो वो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। अगर हम बात करें मोटर इंडस्ट्री की तो पिछले 5 साल से थर्ड पार्टी के प्रीमियम्स नहीं बढ़े। अगर आप ये नोटिस करोगे, बिफोर कोविड थर्ड पार्टी के रेट्स एवरी ईयर बढ़ रहे थे, उसके बाद स्टैग्नेंट है। अभी पिछले 5 साल से कोई थर्ड पार्टी के प्रीमियम नहीं बढ़े। एक्सीडेंटल पॉलिसीज, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज, इनके रेट्स नहीं बढ़े, इनफैक्ट कमी हो रहे हैं। ट्रांजिट इंश्योरेंस वहां कम हो रहे हैं। जो आपका पेन पॉइंट मैं समझ रहा हूं वो पेन पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नो डाउट कोविड के बाद ड्रास्टिकली प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो उसका रीजन यही है, उसके 2 रीजन है। फर्स्ट, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, दैट इज 14%, वो इंक्रीज हो रहा है। 14% के रेट से का इन्फ्लेशन है, विच इज ऑलमोस्ट डबल जो हमारा नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है, उससे डबल मेडिकल सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन है। सेकेंड थिंग इज एडवांस टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, मेडिकल एडवांसमेंट आ चुकी है जो कि एक्चुअली एक्सपेंसिव है। और वो कहां से कौन पे कर रहा है? क्या आज की डेट में जिसने पॉलिसी ले रखी है वो पे कर रहा है? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। अब वो जो पूल लोगों का बना हुआ है उसी पूल से प्रीमियम जा रहा है। पूल के अंदर अगर लॉसेस बढ़ेंगे तो वो लॉसेस तो सभी पब्लिक पे आएंगे, तो इसी वजह से प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। उसके अंदर फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी हमारे यहाँ पे बहुत हैं, जिस वजह से भी एक लॉसेस बढ़ते हैं। अगर जेनरिक बात करें तो जो ओवरऑल
पूल पे, ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे जो लोड आ रहा है उसी की वजह से प्रीमियम बढ़ रहे हैं। इसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी का या किसी का ऐसा कोई वो नहीं है, गवर्निंग बॉडी है, उन्हीं से अप्रूव करा के कंपनी इंश्योरेंस रेट बढ़ा सकती है। जी, तो जब ये हम सुनते हैं कि इंश्योरेंस लेने के इतने फायदे हैं, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आदमी को इंश्योरेंस की याद तब क्यों आती है जब वो मुसीबत में होता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया या हेल्थ इश्यूज हो गए, तभी उसको इंश्योरेंस क्यों याद आता है? या कोई ये अवेयरनेस की कमी है या फिर ट्रस्ट इश्यूज हैं? एग्जैक्टली, इट्स अ ब्लेंड। ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, और दूसरा अवेयरनेस की कमी भी है, और दूसरा हमारी इंडियन मेंटालिटी। हम लोग लास्ट मोमेंट पे काम करने की सोचते हैं, मतलब व्हेन इट इज अर्जेंट ना, माइंडसेट ऐसा है कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड या तब नहीं काम करेंगे, जब वो इंपॉर्टेंट है तब काम नहीं करेंगे, जब वो अर्जेंट हो जाएगा तब काम करेंगे। हमें लगता है कि यार मेरी लाइफ, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और ये जो दुख तकलीफ है मेरे साथ तो हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम मान के चलते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैं तो अभी फिट हूँ और अभी मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या मैंने अपनी पॉलिसी ले भी ली तो मैं अपने बच्चों की लूं, उसकी तो क्या 7-8 साल की एज है, अभी मुझे जरूरत नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको लगता है इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस में ब्यूटी ये है, आज कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी एजेंट आपके पीछे है, सर इंश्योरेंस ले लो ले लो ले लो, आज आपको लगता है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको इंश्योरेंस की जरूरत होगी उस दिन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी। मैं क्यों एक रिस्क लूंगा ऐसा जिसमें मुझे पता है कि हाँ यहां तो मुझे क्लेम ही देना है। वो तब तक है जब तक आपकी लाइफ हेल्दी है, आपका रिस्क सब पे है, लेकिन रिस्क आया नहीं है। जिस दिन वो आ गया उस दिन इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। तो कुछ ऐसा आप इंडिया में अवेयरनेस के लिए कुछ चीजें बता सकते हैं कि लोग क्यों लें इंश्योरेंस पॉलिसीज? देखो, सबसे पहले इंश्योरेंस कोई लग्जरी नहीं है, इंश्योरेंस इज अ नेसेसिटी। ये एक हेजिंग है। आज आप अपनी एक घर लेते हो, कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, उसको लॉक लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? कि भैया कहीं नुकसान ना हो जाए। बट अगर नुकसान हो गया, प्लान बी क्या है? हमें प्लान बी रेडी रखना चाहिए। दिस इज द प्लान बी, इंश्योरेंस इज प्लान बी। और ये मैंने अगेन पहले ही बताया कि ये उस टाइम के लिए जब आपका साथ कोई नहीं दे रहा होगा। आज मुझे अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे सब साथ हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जहां प्रैक्टिकली फाइनेंशियल आता है ना, तो बहुत लोगों को रियलिटी आती है, सब यारी दोस्ती रियलिटी दिखती है। रियलिटी दिखती है क्योंकि मैं इस चीज को इतने कॉन्फिडेंस से लेकर रहा हूँ कि हमने देखा है। आज 22 सालों के अंदर हमने फैमिलीज में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो कि आई ओपनर हैं। अब आपसे बात करते हैं, मुझे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आप उनको जरूर बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल दूंगा कि लॉन्ग टाइम बैक मैंने एक क्लाइंट थे, ही वाज वर्किंग विद सम कंपनी, और उनको हमने एक लाइफ इंश्योरेंस 1 साल टैक्स सेविंग प्लानिंग की। उनका एंगल टैक्स सेविंग का था, बट हमारा एंगल तो रहता है कि मुझे पूरी होलिस्टिक कवरेज देनी है। तो उनको 1 पॉलिसी, 2 पॉलिसी, 3 पॉलिसी हमने करके 3 पॉलिसीज उनको दी। वो इधर नेहरू प्लेस में जॉब करते थे, और उनकी जो फैमिली थी बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आगे वहाँ पे किसी विलेज में थी। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि गिरीश मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी दे दो। मैंने कहा मैं तो कह रहा था आपके, आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, आप तो कहते थे मेरी कंपनी की पॉलिसी है, कॉर्पोरेट पॉलिसी है, वहाँ से मेरा कवर है। तो कह रहे हाँ यार लेकिन अब चाहिए। मैं कहा क्या सब ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब कोई कस्टमर आपको कहे ना कि इंश्योरेंस ले लो, तो वो सबसे बड़ा अलार्म है, कोई प्रॉब्लम या तो उसके पास आ चुकी है या आने वाली है, या उसने फैमिली में किसी का बड़ा बिल देखा है, तो उसको लग रहा है कि मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मैं क्या हुआ? तो सम स्टोन इशू के लिए वो फरीदाबाद में एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में एडमिट थे, और अनफॉर्चुनेटली 3 दिन बाद मुझे पता लगा कि ही इज नो मोर। तो उनका कुछ ड्यूरिंग सर्जरी कुछ वाइटल पैरामीटर में इशू आया और वो नहीं रहे। ही वाज जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो मुझे पता लगा, मैंने उनके ऑफिस, फैमिली से तो उनका मेरा कनेक्ट नहीं था, बट उनके ऑफिस में हम और लोगों का काम करते थे, तो मैंने उनकी फैमिली का नंबर लिया और उनके वहाँ पे फादर से बात हुई कि ऐसे ऐसे विपिन जी ने
ये पॉलिसीज ले रखी थी मेरे से, तो उसकी पॉलिसी के लिए मुझे आपके पास आना है। तो उनसे टाइम लेके मैं ऑल द वे 2-2.5 घंटे के करीब लगे मुझे, मैं उनके वहाँ पे गया, पहुंच गए आप। तो मैंने उन्हें कहा उनकी वाइफ जो है वो इसमें नॉमिनी है, तो उनकी वाइफ भी होंगी ना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होंगी। तो ठीक है जी, हम वहाँ गए। तो वहाँ गया हूँ तो उनके फादर, मदर और उनका एक ब्रदर, ये 3 लोग बैठे हुए थे। तो उनकी वाइफ वहाँ पे नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा डाइसी, यार ये ऐसा क्यों? तो मैंने उन्हें बोला कि नीलू जी, कह रहे वो तो नहीं है। मैं कहा मैंने तो आपको बताया था कि वो नॉमिनी नीलू जी हैं, ऐसे लाइफ इंश्योरेंस, तो उनका होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा वो तो अभी नहीं है, आप हमें बताओ क्या पॉलिसीज़ हैं। मैं कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, नॉमिनी के सामने होना जरूरी है, उनका होना जरूरी है, मैं आपके सामने बताऊंगा। तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, आप बताओ। मैं कोई बात नहीं, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं लेकिन बताऊंगा उनके सामने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बैठो, ये उनके ब्रदर अभी लेके आते हैं। तो आप भी अपनी जिद पे अड़े रहे। हाँ देखो, इट्स माय प्रोफेशन ना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इंश्योर्ड ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मेरे नॉमिनी को पैसा मिलना चाहिए, तो नॉमिनी की नॉलेज में होना चाहिए, उन्हीं को हमें डिस्क्लोज करना है। तो उनको बुलाया गया, लगभग पौना घंटा के करीब लगा उनको लेके आने में, बट उस 40-45 मिनट्स के अंदर उनके फादर और मदर मेरे से को ये कन्विंस करने में लगे हुए कि ये पैसा जो है नॉमिनी को ना मिले, उनकी वाइफ को ना मिले, कुछ ऐसा हो जाए ये पैसा हमें मिल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि ये पैसा, उनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल की बिटिया थी और 4.5 या 5 साल का बेटा था, या ऐसा हो जाए कि जब ये बच्चे बड़े हों 18 साल के हों तो उनको मिल जाए, तो आज उनके हाथ में ना जाए। तो मैं तो रहा होगा यहाँ। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि देखो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये सब उन्हीं के नॉमिनी के पास जाएगा और आज ही जाएगा, प्लानिंग क्या है कैसे है वो मैं अभी आपको अभी बताऊंगा, उनको आने दीजिए। उन्होंने पूरा कन्विंस किया कि कैसे भी, देखो अब इंश्योर्ड ने पॉलिसी ली थी कि मेरी फैमिली में, ठीक है पेरेंट्स की भी इक्वली जगह है मेरी फैमिली में, बट एक्चुअली मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर है। उनकी वाइफ है, मैंने उनको बताया, उनकी, मैं आपको बता रहा हूँ कोई 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ ये। तो उनकी वाइफ जैसे विलेजेस में होता है वो पूरा थोड़ा घूंघट सा लिया हुआ था और वो ऐसे बैठी हुई थी, मुझे आज भी याद है वो पूरा सीन, मुझे ध्यान आ रहा है। उनको मैंने बताया कि अभी आपको 25 लाख रुपए मिलने, हमने ऐसे 3-3 पॉलिसी कर रही थी, उस 3 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा, आउटपुट ऐसा था कि 25 लाख रुपए आपको अभी इमीडिएटली मिल जाएंगे, फिर इसमें से 50,000 रुपए हर साल बच्चों के 18 साल होने तक आपको रेगुलर आते रहेंगे, और उनके 18 ईयर्स होने पे फिर से आपको 20 लाख या 22 लाख का ऐसा कुछ मैच्योरिटी अमाउंट और मिलना है। तो 3 कॉम्बिनेशन पॉलिसीज का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन था। तो मुझे याद है जब मैंने बता रहा था उनको, तो ऐसे बैठी थी, तो उनके जो टीयर्स थे वो उनके हाथ पे गिर रहे थे। तो वो चीज मुझे आज भी वो रहती है कि उस टाइम, उसके बाद वो स्पेशली अपने फादर, जब ये सारी चीजें सेटल हो गई, सब कुछ हो गया, वो अपने फादर के साथ और अपनी सिस्टर के साथ वो हमारे घर स्पेशली आई थैंक्स करने के लिए। उन्होंने बताया कि यस, के अगर उस टाइम पे फैमिली ने सपोर्ट करना, उनके मतलब जो इन लॉज थे उन्होंने सपोर्ट करना छोड़ दिया था, तो इसलिए अपने वो मदर फादर के साथ रह रही थी। तो कहते मुझे उस टाइम पे बड़ा स्ट्रगल था कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, क्योंकि मुझे जॉब करनी पड़ेगी इमीडिएटली, बच्चे छोटे हैं। तो लेकिन जब आपका ये पैसा मिला तो मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी और अब मेरे को अच्छी जॉब मिल रही है, तो क्योंकि मुझे इनिशियल सपोर्ट मिल गया। देखो लाइफ इंश्योरेंस में लिटरली मेरे भी गूज़बम्प हो गए आपकी स्टोरी सुन के। देखो लाइफ इंश्योरेंस में किसका मिसहैपनिंग होती है, हर फैमिली संभल जाती है, मैंने पॉलिसी ले रखी हो या ना ले रखी हो, सब कुछ सेटल हो जाता है। बट जो इनिशियल के 4-5 साल होते हैं ना, वो सबसे प्रॉब्लम होते हैं, वो सबसे प्रॉब्लम होती है। या तो उस टाइम पे फैमिली में कोई कहे ना कि मैं तो भैया मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ मैंने बना रखा है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास ये सब कुछ भी है, मैंने ये एसेट क्रिएट करे हैं कि मेरी फैमिली उसको यूज करे, एंजॉय करे। वो इसलिए नहीं करेगी कल मेरे ना रहने पे उन एसेट्स को लिक्विफाई करना पड़े। आप बताओ, आपको पता लगे कि ये प्रॉपर्टी बिक रही है क्योंकि इनके यहाँ पे डेथ हो गई है, अब इनको बेचना है, तो क्या आपको प्रॉपर्टी का क्या वो रेट मिलेगा? तो मैंने अपने एसेट्स इसलिए नहीं बनाए, मैंने एसेट्स इसलिए बनाए कि उसको मेरे को एंजॉय करना है, मेरे ना रहने पे मेरा फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन नहीं आना चाहिए। तो ये अगर वो भी यही सोचते कि मुझे पॉलिसी की क्या जरूरत है, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे, घर बार अपना था, सब कुछ था,
ये जब प्रॉब्लम आती है वो बता के नहीं आएगी, वो बेल बजा के नहीं आएगी, वो आपकी एज देख के नहीं आएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले तो कभी कुछ होना, लेकिन कुछ हो तो आपके पास प्लान भी रेडी होना चाहिए। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि कोई भी मुसीबत एज देखकर नहीं आती, अब इससे जुड़ा मेरे मन में सवाल ऐसा आ रहा है कि आज के टाइम पे जो यंग लोग हैं 25 साल 30 साल जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, हेल्थ सिक्योरनेस भी चाहिए, अपनी लेविश लाइफ एंजॉय भी करनी है उनको। तो ऐसे पॉइंट पर आप उनको कौन से बेसिक इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे जो उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और लेना मैंडेटरी होना ही चाहिए? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जो है ना, बेस इंपॉर्टेंट है। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोगों को क्या लगता है कि यस कि मैं अर्न कर रहा हूँ, मार्केट में देखा कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत फायदा देता है, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। यार ये प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, ये एक फ्लैट आया है, ठीक है मैं इसको बुक करा लेता हूँ, मुझे पैसा तो आज नहीं देना, लिमिटेड वे में भी देना है, मैं ये करा लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे ना, तो इस सब का जो बेस है, अगर ट्रायंगल की बोलूं, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पे हम खड़े हुए हैं कि ये अनस्टेबिलिटी है। अगर कुछ हो गया, मैं मान लो मेरी डेथ नहीं हुई, मुझे कोई सीवियर डिजीज हो गई, तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो जितनी मैंने एसेट्स बनाए हैं वो लिक्विफाई करने पड़ेंगे। मेरे को कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट हुआ, मेरे को डेथ नहीं हुई, डिसेबिलिटी हो गई, तो मेरे जो एसेट्स मैंने बनाने की सोच रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ या मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो मेरे पे अर्निंग रहा नहीं डिसेबिलिटी की वजह से, तो मेरे पे लायबिलिटी खड़ी होगी। इस ट्रायंगल को अगर हम बिल्कुल रिवर्स कर दें, बेस स्ट्रॉन्ग कर दें, मतलब जो उसका वो है बेस क्या है कि मेरी एक सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, सबसे पहले इमरजेंसी नहीं बता के आती। उसके बाद मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों पे सब लोग फोकस करते हैं। उसका थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम मार्केटिंग उसकी करते हैं, दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। कि इंडिविजुअल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि उसके फीचर्स मार्वलस है, तो लोगों को नहीं पता। तो जो आपका क्वेश्चन है, ये 3 इंश्योरेंसेस से उनको स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आज की डेट में इंपॉर्टेंट रिटेल लाइफ में किसी के भी थ्रेट है, आपका ऑनलाइन साइबर ऑनलाइन, जो आपको फियर है कि मेरा बैंक से पैसा जा सकता है, मेरे ई वॉलेट से पैसा जा सकता है, मेरा डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, उस सब के लिए भी आज की डेट में मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल हैं। अब मैं सब पॉइंट्स पर एक बार आऊंगा सर। तो जैसे अभी आपने कहा कि सबसे पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस बताया, फिर टर्म इंश्योरेंस बताया, एक टर्म बताई आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी की, ठीक है। तो आज की इस लाइफ में लोगों को भागम भाग लगी हुई है, घर भी जल्दी पहुंचना है, ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है। कोई बाइक चला रहा है, बाइक चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, 20-25-50 हज़ार रुपये का खर्चा आया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इस छोटे क्लेम को भी पास करती है? बिल्कुल करती है। अगेन उसके अंदर बहुत सारे एक्सीडेंटल पॉलिसी में बहुत सारे राइडर्स होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ, ऑब्वियसली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लग रहा है तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ तो कवर है ही है। एक्सीडेंटल डेथ वो कैसे भी हो, चाहे वो रोड पे है, चाहे वो ट्रेन पे है, चाहे मेरे को बाथरूम में स्लिप करने की वजह से भी मेरे को एक्सीडेंट होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंटल डेथ हम कवर करते हैं उसमें। एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी कि मैं परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई मुझे, लाइक कोई लॉस ऑफ लिम्ब हो जाता है, वो भी कवर होता है। मोर और लेस उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। उसका मतलब क्या है कि सपोज समझाएं, टेम्परेरी डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि सपोज मैं बाइक पे जा रहा हूँ, जो आपने एग्जांपल लिया, मैं गिर गया, अब उसमें मेरे को जो आपने मैं पहले आपका वाला पॉइंट क्लियर करता हूँ, जो आपने 20,000 रुपये बोला, तो उसके अंदर हम एक टर्म आती है मेडिकल ओपीडी, एक्सीडेंटल मेडिकल ओपीडी, कि मेरा जो एक्सपेंस हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को डॉक्टर पे जाना पड़ा, डॉक्टर ने मेरे से 1,000-2,000 कंसल्टेशन फीस ले ली, उसने मेरे 2 एक्सरे कर लिए, उसके बाद मेरे को मेडिसिन लिख दी, मेरे 15-20 हज़ार रुपए का एक्सपेंस हो गया, जो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। तो ये कवर आपका मेडिक्लेम भी नहीं देगा, बट ये कवर आपको एक्सीडेंटल पॉलिसी देगी, वो पॉलिसी देगी। उसके बियॉन्ड जो मैंने बताया टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी डिसेबिलिटी क्या मतलब कि मैं कुछ दिन के लिए टेम्परेरी वे पे डिसेबल हूँ, लाइक मेरे को फ्रैक्चर आ गया, तो मेरे को प्लास्टर लग गया, मुझे प्लास्टर लगा
तो मैं अब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। से मैं 30,000 रुपए महीना कमाता था, तो अब मेरे को वो भी तो नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। आपने जो पॉइंट पकड़ा, आपने पकड़ा कि वो 20,000 रुपए खर्च हो गए, मैं उसके बाद की बात करता हूँ। हाँ। कि वो मुझे 30,000 रुपए भी तो नहीं आएंगे ना। अब उसके घर के खर्चे, बच्चों की वो फीस कैसे जाएगी? खर्चा तो रुकेगा नहीं, खर्चा तो एज इट इज जाएगा। तो इसके अंदर हम उसमें एक राइडर होता है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी विच सेज जो भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है, मान लो 10,000 रुपए का आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, तो उसका 1% लाइक 10,000 रुपीज पर वीक इनकम लॉस बेनिफिट भी आपको मिलेगा। पर वीक इनकम लॉस बेनिफिट हाँ, तो और 10,000 रुपीज पर वीक और एक्चुअल सैलरी या एक्चुअल इनकम विच एवर इज लेस। तो आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, 10,000 रुपए का आपको इनकम लॉस बेनिफिट है उसमें आपने ऐड कर रखा है। अब मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं 2 हफ्ते के लिए बेड पे हूं, तो मुझे 30,000, मेरी एक्चुअल सैलरी 30,000 है, तो मुझे 30,000 इंटू 2 महीना 60,000 रुपए, या मेरी सैलरी अगर 50,000 होती तो 10,000 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हफ्ता पर वीक के हिसाब से 8 वीक्स के लिए रहा, तो 80,000 रुपए ये मुझे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। 80,000 रुपए इंश्योरेंस। हाँ, और ये अगर कॉन्टिन्यूसली बंदा, अगर कई बार होता है एक्सीडेंट के केसेस के अंदर वो कॉमा में चला गया, अब वो कॉमा में रहने का 6 महीने 8 महीने कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम मैक्सिमम अप टू 52 वीक्स एंड किसी किसी केस में अप टू 104 वीक्स 104 हफ्ते तक भी उसको वो इनकम देंगे। 104 हफ्ते तक भी वो पैसे मिलेंगे उसको? जी। अच्छा, अगर वो डिसेबिलिटी में रहता है तो। ओके। तो सर पॉलिसी में ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का क्या लूप होल है, और कई बार बंदा फिट होता है तो भी उसके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं? अगेन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ये हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन अपने आप में ही, नाम में ही सजेस्ट कर रहा है क्या है कि मुझे पॉलिसी लेने से पहले, दैट इज कॉल्ड प्री, मेरे को पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई मेरी मेडिकल कंडीशंस हैं और वो मैंने डिस्क्लोज, मुझे मेरी ड्यूटी है मुझे वो डिस्क्लोज करना, तो अगर मैंने डिस्क्लोज करी है तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर कुछ वेटिंग लगाती है कि लाइक ये हर पॉलिसी में अलग अलग वो है कि मैं ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपकी 2 साल के लिए कवर नहीं होंगी या 3 साल के लिए कवर नहीं होंगी। फिर आजकल कुछ कंपनीज राइडर भी लेके आ चुकी हैं, अगर आप वो राइडर पे करते हो तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपकी 90 दिन के बाद भी कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने डिस्क्लोज करी है तो वो सब कुछ आपकी कवर होंगी विद आफ्टर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग मतलब एज अ कस्टमर हम लोगों को लगता है कि यार वो चीज छुपा लेते हैं या ऐसे नहीं, डेलिबरेटली बहुत बार सोचते हैं कि यार डायबिटीज ये तो इस एज में होती ही है, ठीक है, मेरे को क्या जरूरत है बताने की। या दूसरी चीज, जब आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है तो बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी उस पे आपसे प्रीमियम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है, क्योंकि आपकी लाइफ पे एक एक्स्ट्रा रिस्क है। लाइक अगर कोई फिट, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, सपोज किसी पर्सन का प्रीमियम, नॉर्मल प्रीमियम आ रहा है 10,000 रुपए का, अब वो कहता है कि मुझे डायबिटीज है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कुछ प्रीमियम वो 10,000 प्लस एक्स अमाउंट हो जाएगा। तो कस्टमर को बहुत लगता है कि मैं ये एक्स अमाउंट को बचा लूं, या तो वो इसलिए नहीं करता। बहुत बार कुछ एजेंट्स भी इस तरह से करते हैं या इस तरह गाइड करते हैं कि आपको ये मत बताओ, आपका पैसा बच जाएगा, या वो ये कस्टमर वो गाइड ही नहीं करते कि आपको बताना है, क्यों अगर बताएंगे मैं आपसे प्रीमियम फिर ज्यादा मांगूंगा तो पता नहीं आप मेरे से पॉलिसी कराओगे नहीं कराओगे, तो वो इस रीजन से वो छुपा देते हैं। और ये जो छुपाई हुई चीज है क्लेम के टाइम पे इसी तरह बाउंस बैक करती है, क्लेम रिजेक्ट हो गया। प्रॉब्लम रूट कॉज वही है कि डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं थे जिस वजह से ये रिजेक्ट हुआ, इसलिए कुछ नहीं छुपाना। हाँ, छुपाना नहीं है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्क्लोजर पूरा करना है। डिस्क्लोजर के साथ कंपनी आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट करती है तो वो आपका क्लेम देगी जी। हो सकता है कुछ डिस्क्लोजर ऐसे भी हो जो इसमें इंश्योरेंस कंपनी कहे आपकी पॉलिसी नहीं दे सकते, लेकिन उसमें आपको आज क्लैरिटी तो है ना कि यार कि मेरा प्रीमियम नहीं गया, मैं आपसे 50 हजार रुपए प्रीमियम लिए जा रहा हूँ, 3 साल बाद क्लेम आया, पता लगा जी आपने तो ये चीज पॉलिसी लेते हुए नहीं बताई थी, तो उस टाइम पे हमें ज्यादा पेन होगा रादर देन कि आज कि मुझे पॉलिसी नहीं मिली, कोई बात नहीं, मेरा पैसा तो खराब नहीं हुआ। पैसा तो खराब नहीं, सही बात है सर। आजकल हाईवेज पे, सड़कों पे हर जगह लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। एक कहावत और है, गए थे कार में आए अखबार में, ठीक है। तो क्या होता है कई बार कि हिट एंड रन केसेस में क्या सच में कंपेंसेशन मिलता है या वो एक न्यूज में हेडलाइन बन के ही रह जाता है? देखो, हिट एंड रन केसेस जो विक्टिम है वहां पे, जिसे हम मोटर पॉलिसी के अंदर, ये पॉलिसी क्लेम जो है मोटर पॉलिसी में ट्रिगर होता है जी। तो मोटर पॉलिसी में एज पर मोटर व्हीकल एक्ट कोई भी व्हीकल, चाहे वो
टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है, चाहे कमर्शियल व्हीकल है, सबको अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है बाय थर्ड लॉ। पार्टी इंश्योरेंस कराना हाँ। मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सेकंड पार्टी कराया, फर्स्ट पार्टी कराया। देयर इज नो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी टाइप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन। तो वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होगी, सेकंड पार्टी इंश्योर्ड पर्सन हो गया, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब रोड पे जो जा रहा था उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना मतलब नहीं ही है, नहीं था। तो वो है थर्ड पार्टी। तो जो आपने पॉइंट कहा कि वो रोड पे किसी की जाते हुए डेथ हो जाती है, किसी ने हिट एंड रन करके उसको मार के चला गया, उसको क्लेम मिलेगा, यस वो देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, बट ये थर्ड पार्टी का लायबिलिटी क्लेम रिजेक्शन नहीं होता। तो सर एक कॉफी के प्राइस पर आप अपने परिवार को लाखों का कवर दे सकते हैं, फिर भी लोग ये एक्सीडेंटल पॉलिसी क्यों नहीं लेते हैं? एक्सीडेंटल पॉलिसी के जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, एक्चुअली वो कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर को दूसरी पहली तो चीज ये है, कस्टमर को वो लगता है कि इंश्योरेंस मतलब, तभी तो आज हम आपसे समझना चाहते हैं ताकि कस्टमर्स को वो पता लगे। इंश्योरेंस के नाम से कस्टमर को लगता है पता नहीं क्या यार, क्या होगा, छोड़ो, कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास जैसे गाड़ी है और वो टू व्हीलर है, मैं बस की इंश्योरेंस करा लेता हूँ। हमारे इंडिया में इंश्योरेंस मींस टू व्हीलर और कार का इंश्योरेंस, जो उनको लगता है कि मैं अगर ये नहीं कराऊंगा तो रोड पे मेरा चालान हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल या टर्म पॉलिसी नहीं कराऊंगा तो जो चालान होगा मेरी फैमिली उसको भुगत नहीं पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। और अगेन जो आपने कहा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी लेस प्राइस पॉलिसी। उसके प्रीमियम अगर आप सोचो 2,500 या 3,000 रुपए के अंदर बहुत अच्छी कवरेज मिल सकती है, जिसके अंदर जैसे हमने पहले भी बात करा, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, देन टेम्परेरी डिसेबिलिटी जिसमें इनकम लॉस बेनिफिट, देन उस पे ओपीडी के मेरे को कुछ खर्चा हुआ ट्रीटमेंट का 15-20 हजार रुपए का, वो जो कि मल्टीपल बेनिफिट्स है, हॉस्पिटलाइजेशन के बिना वो भी मुझे मिलेगा। इनकम लॉस मैंने बताया, उसमें फिर स्पेसिफिक हम और भी डाल सकते हैं कि मान लो किसी का मेजर बर्न हो गया तो उसको लमसम बेनिफिट, उसकी ब्रोकन बोन होगी तो उसका एक लमसम बेनिफिट। तो ये सारी काफी चीजें ऐड करके अगर हम करते हैं, ये सब कुछ ऐड कर लें, तो एक नॉर्मल 10-1 लाख रुपए की पॉलिसी का कोई 2-2.5-3 हजार से ऊपर का प्रीमियम नहीं जाता। तो इसमें दोनों तरफ से, एक तो कस्टमर की अवेयरनेस और दूसरा हमारी इंश्योरेंस जो फर्टिनिटी है, लाइक जो एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक फेलियर है कि क्योंकि वो टिकट साइज बहुत छोटा है तो उसको लगता है कि इसको बेच के मुझे कस्टमर से क्या मिलने वाला है, तो वो फोकस नहीं है। अदरवाइज एक्सीडेंटल पॉलिसी इज अ मस्ट पॉलिसी। जिस तरह से, जिस एनवायरनमेंट में, जिस तरह से रोड्स पे ट्रैफिक है, जिस तरह से स्ट्रेस है, उस टाइप से ये एक्सीडेंटल पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आजकल हम देखते हैं सर कई जगह राइट्स हो रहे हैं, तोड़फोड़, पॉलिटिकल तोड़फोड़ हो रही है, कई रैलियां निकल रही हैं, तो जो जैसे नेपाल में हुआ, अभी नेपाल में आप देखोगे हुआ, पीछे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हर जगह हुआ। तो ऐसे जो दुकानदार हैं जो अपनी पॉलिसी ले रहे हैं थेफ्ट से बचने के लिए या फायर से बचने के लिए, उस कंडीशन में क्या उनकी वो पॉलिसी काम आती है? कोई राइट्स हो जाते हैं या ऐसे पॉलिटिकल तोड़फोड़ होती है तो क्या उनको इनका कंपेंसेशन मिलता है? देखो, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पिक किया है। शॉपकीपर, जितने भी बड़े शोरूम्स हैं या बड़े इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं अपने को आपको इंश्योर करा के चलते हैं। अब जो छोटा बिजनेसमैन है जिसने अपनी कोई शॉप कर रखे है, जिसमें उसका कोई 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक का उसने अपना सामान भरा हुआ है, फिर दुकान में फर्नीचर भी कराया, उसने अपना इंटीरियर भी कराया, उसका 1.5-2 करोड़, 3 करोड़ रुपए लग चुका है, तो उसको इंश्योरेंस कैसे होगा, कैसे कितना कराना चाहिए या क्या कवरेज होगी, ये बताने वाला मार्केट में कोई नहीं है, या है भी तो ना के बराबर है। तो उसको पता नहीं। इसके अंदर हम, जो आपने पॉइंट बोला, राइट्स, वो हम कवर करते हैं। एक स्पेसिफिक कवरेज होती है विच इज नेम्ड RSMD। हाँ, विच इज राइट्स। जितने भी कोई दंगे फसाद हो गए, राइट्स हो गए, वो सब उसमें कवर है। स्ट्राइक, अच्छा, कोई स्ट्राइक हुई, उसके अंदर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को लॉस हो गया। मेलिशियस डैमेज, मेलिशियस डैमेज में किसी ने जानबूझ के जलन में मेरा नुकसान कर दिया कि मेरी शोरूम पे उसको लग रहा कि मेरे कस्टमर ज्यादा हैं, उसने पत्थर उठाया रोड से और मेरे दुकान पे दे मारा, शीशा टूट गया। इट इज ऑल्सो कवर्ड, वी कैन कवर दैट। ये सारी चीजें कवर होती हैं। हाँ जी। उसमें फायर, एक नॉर्मल सबको पता है, फायर कवर होता है। अर्थक्वेक सबको पता है, वो सब कुछ कवर होता है। देन इज STFI, स्ट्रोम, तूफान आ गया, थंडर लाइटनिंग कि बिजली गिर गई, फ्लड,
ये तो बड़ी अमेजिंग बात बताई सर आपने। इंट्रेडिशन के जमीन धस गई, हाँ, मेट्रो का काम हुआ था इस एरिया में, बहुत बार हुआ कि वहां पे टनलिंग, टनल के लिए हुआ, उसके नेबरिंग एरिया के अंदर वहां पे जमीन धस गई, हाँ बहुत हुआ जी। तो अगर वो पॉलिसी हो तो ये सारी चीजें भी हम कवर करते हैं। STFI, स्टॉर्म, थंडर लाइटनिंग, फ्लड, इंटरडिक्शन, देन RSMD, रॉयड स्ट्राइक, मलिशियस डैमेज, देन उसके बाद आपका बगलरी, देन इवन फिडिलिटी। फिडिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिडिलिटी क्या है कि मेरे जो स्टाफ है उसी ने ही गलत कर दिया, उसी ने ही मुझे नुकसान पहुंचाया, कैश लिया और निकल लिया, वो कवर है। आपके काउंटर के अंदर कैश पड़ा हुआ है, किसी ने लूट लिया, वो कवर है। आपका लड़का, आपकी शॉप की पॉलिसी में ही सारी चीजें कवर है। एक सिंगल पैकेज पॉलिसी होती है शॉप की, बहुत अच्छी, जिसके अंदर आपका जो कैश लेके जा रहा है बैंक, सपोज डिपॉजिट कराने जा रहा है या बैंक से लेके आ रहा है, उसको रोड पे किसी ने लूट लिया, तो वो भी कवर है। आपने एक बोर्ड लगा रखा है, अपना साइनेज लगा रखी है, और वो साइनेज जो है तो आंधी तूफान आया और साइनेज ऊपर से गिरा, नीचे किसी की गाड़ी खड़ी थी या कोई जा रहा था, उसको लग गई, कि लायबिलिटी किस पे आएगी? दुकानदार पे। तो वो भी इस पॉलिसी में हम कवर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी साइनेज, इसी तरह से किसी, मेरी वजह से किसी का थर्ड पार्टी लॉस हो। तो सर ये तो फिर तो ये लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, ये यही सारी बातें लोगों को नहीं पता, और आपके थ्रू ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लोगों को मिल रहा है। मैं चाहूंगा और ऐसी तरह से आप सारे सवालों का जवाब देते रहें, ताकि लोग एक्चुअल में क्या चीजें हैं उस तक पहुंच सकें। तो अगला क्वेश्चन मेरा होगा, जैसे कि कई बार होता है कि प्रीमियम ज्यादा लेने पर लोगों का ये माइंडसेट होता है कि प्रीमियम ज्यादा देने पर सर्वेयर जल्दी आता है, या फिर ये सबके लिए सेम है? नहीं, ये ऐसा, ये 100% मिथ है। प्रीमियम ज्यादा देने से या कम देने से सर्वेयर का कुछ वो नहीं होता। प्रॉब्लम सर्वेयर के कई बार डिले में, वो भी अगेन किस चीज का क्लेम है, तो उसमें डिले कई बार हो जाता है कि जैसे मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में ऐसा कोई सर्वेयर नहीं होता है। कोई क्लेम आपने कंपनी में डाला है, स्पेसिफिक किसी केस में कंपनी को कोई मैट्रिक्स बनी हुई उसमें लगा है कि ये क्लेम में फ्रॉड हो सकता है, तो कंपनी उसमें कई बार इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर कर देती है। और सर्वेयर, अगर हम मोटर व्हीकल की बात करें कि वर्कशॉप पे गई है गाड़ी और मेरा वहां पे सर्वेयर नहीं आ रहा, तो प्रीमियम से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डिपेंड्स के जो इंश्योरेंस कंपनी हमने चूज करी है उसका नेटवर्क फॉर सर्वेयर्स वो कैसा है। वो नेटवर्क उसका स्ट्रांग है, इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स भी होता है। कई बार डिले हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क कैसा है। और आज की डेट में तो बहुत सी कंपनीज सर्वे के लिए AI टूल ले आई हैं, जिसमें कि आपको फिजिकल सर्वे कराने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका सपोज मेरी गाड़ी का मैं आ रहा हूं और मेरी गाड़ी सामने से लग गई, अब मेरे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि जो हम जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं, मैं उस पॉइंट पे आ गया, पहले मैं वो वाला पॉइंट बताता हूँ। क्लेम मेरा, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छोड़ यार मैं बाद में देखूंगा। अब फ्रंट से मेरा लाइट सपोज अंदर चली गई है, उसका अंदर के कोई लॉक्स वगैरह टूट गए हैं और मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी, मैं कहा बाद में देखेंगे। अब कुछ टाइम बाद पीछे से गाड़ी लग गई, अब मैं को लगा यार अब तो जाना पड़ेगा, बम्पर लटक गया, मुझे जाना पड़ेगा। हम वर्कशॉप में जाते हैं तो सर्वेयर आके कहता है कि जी ये दोनों इंसिडेंट मेरे को एक साथ नहीं लग रहे, तो जिसकी वजह से हम क्लेम नहीं देंगे। ठीक है। अब कंपनी इस चीज को भी जीरो करने के लिए कंपनी टूल लेके आ चुकी है कि आपका अगर ये फ्रंट से वो लाइट लगी थी ना, आप उसी टाइम पे आप उसका कंपनी का ऐप है उसके ऊपर आप जाके अपना एक सर्वे करो, वर्चुअल सर्वे आप ही ने करना है। अच्छा, खुद से ही कर सकते हैं? खुद ही से कर सकते हो कि आपको ये लाइट या जो भी आपको पूरा वो डायरेक्शन देते हैं कि आपने ये इस तरह सर्वे करना है। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को AI से, देखो कंपनी को पता है कि ये गाड़ी कौन सी है, इसकी लाइट डैमेज हुई है कि कितने की होगी, ये बम्पर में पेंट होना है, बम्पर पेंट कितने का होना है, कितना एक्सपेंस आएगा, तो कंपनी अपफ्रंट आपको एक अमाउंट बिना आपकी वर्कशॉप जाए आपको अमाउंट ऑफर कर देती है कि आप अगर आप ये लेना चाहते हैं, सपोज कंपनी को एसेस किया कि ये जो लॉस है ये 12,000 रुपए का है, कंपनी ने 12,000 आपको ऑफर कर दिया, आप उसको वहीं एक्सेप्ट करो, आपके पास इमीडिएट पैसा भी आ जाएगा। इमीडिएट पैसा आ जाएगा? यस। ये नहीं पता, तो ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, तो वो आपके पास इमीडिएट पैसा आ जाएगा। अब आप उसको कहीं भी किसी भी वर्कशॉप पे रिपेयर करा लो, सर्वेयर की आपको जरूरत नहीं है। और इस पॉलिसी के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना, कोई प्रीमियम नहीं देना, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है, ये स्पेसिफिक कुछ कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करती हैं जी। अब से बहुत कंपनीज करने लग गई हैं जी। अब जैसे अपकमिंग मंथ्स में दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, आपको पता है इस समय मार्केट में बहुत चहल पहल होती है,
सब जगह। तो ऐसे टाइम पर ही फायर के केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं आपको। तो शॉपकीपर के लिए, जो दुकान चला रहा है, जिसने अपने शॉप में इतना माल रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, तो उसके लिए आप ये बताइए कि शॉप इंश्योरेंस लेना क्या ये लग्जरी है या सर्वाइवल का स्कोप? इंश्योरेंस इज नेवर अ लग्जरी, इंश्योरेंस इज अ नेसेसिटी। और उस शॉपकीपर का तो पूरी पूंजी लगी है, पता नहीं उसने दिवाली के सीजन के लिए कहाँ कहाँ से लोन लेके या किस पे इंटरेस्ट से पैसा लेके वो पैसा भरा है। उसका सर्वाइवल, जो आपने बोला ना सर्वाइवल है, एग्जैक्टली वो सर्वाइवल ही है। उसकी फैमिली, उसका एक्सपेंसेस उसी शॉप से चलने हैं। और भगवान ना करे कोई दिवाली में, हम देखते हैं बहुत बार देखते हैं कि ये यहाँ फायर हुआ, वहां फायर हुआ, इस शोरूम पे हुआ, तो अगर वो पॉलिसी होगी तो क्लेम उसको मिलेगा, उसका सर्वाइवल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत लोग इस लॉसेस से मतलब कुछ एडवर्स स्टेप भी ले जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना नुकसान होने के बाद नहीं कर पाता आदमी सर्वाइव, झेलने की कैपेसिटी नहीं है। मैंने बहुत कुछ इकट्ठा करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं सारे। इकट्ठा, हाँ, जब उसको जिसकी पेमेंट देनी है उसको पता है कि यार इसका लॉस हो चुका है, इसमें सामान बेचने के लिए नहीं है, पेमेंट कहां से आएगी, मैं पहले प्रेशर बना लूं, इससे बजाय कि दूसरा प्रेशर बनाए, पहले मैं बना लूं ताकि मेरी रिकवरी हो जाए। वो प्रेशर कई बार बहुत लेवल तक बढ़ जाता है और एडवर्स स्टेप भी लोग ले जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी नॉलेज में है कुछ लोग ऐसे, एक आध दो इंसिडेंट ऐसे हैं। तो अगर वो, फिर हमें लगता है कि यस कि ये फेलियर उनका फेलियर से ज्यादा हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फेलियर है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स भी हैं बट हमने अवेयरनेस नहीं क्रिएट करी कि वो लोग शॉपकीपर इंश्योरेंस या ऐसी पॉलिसी ले पाए। अगर उन्होंने ली होती तो शायद आज ये चीज नहीं होती। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान ने बहुत नोबल प्रोफेशन में डाला है कि जहां पे हम लोगों की दुआएं कमा सकते हैं। वो दुआएं कमाने का तरीका यही है कि अगर हम उनको इंश्योर्ड कराना, वो जो एक हेजिंग करके देनी है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस तरह से सोचता हूँ। डॉक्टर्स के बाद आपको ही दुआएं मिलेंगी। देखो डॉक्टर्स का ठीक है, वो भी एक प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है, नो डाउट फॉर दैट, बट इंश्योरेंस अगेन, डॉक्टर भी नहीं खड़ा होगा अगर उसके पता लगेगा ना उसके पे पैसा नहीं है, जी, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, डॉक्टर भी नहीं खड़ा होगा। हम तो तभी खड़े हैं। देखो कोई प्रोफेशन हो, आज एक एडवोकेट क्या चाहता है कि भैया दो लोगों का झगड़ा हो, मैं उनके लिए केस लड़ूं। डॉक्टर क्या चाहता है, लोग बीमार हो, मेरे पास हेल्दी रहे, लेकिन फिर भी बीमार होंगे तभी तो मेरा धंधा चलेगा। बिल्कुल, ठीक है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है जो कहते हैं कि जी आप फलो फूलो, बहुत अच्छा कमाओ, हमसे इंश्योरेंस कराओ और कभी आपका नुकसान ना हो। लेकिन कभी नुकसान हुआ तो सिर्फ हम ही साथ खड़े पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सर जैसे अभी आपने शॉप इंश्योरेंस के बारे में बताया, ऑफिस इंश्योरेंस भी कुछ होता है, थोड़ा इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे? बिल्कुल सेम वे में हम ऑफिस इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर आपका जितने भी कंटेंट्स हैं, बिल्डिंग है, आपके सर्वर्स हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, वो सब हम कवर कर सकते हैं, लैपटॉप्स हैं, सब आप कवर कर सकते हैं। ऑफिस इंश्योरेंस के अंदर आपका वही बहुत सिंपल सी फायर, अर्थक्वेक, वही सेम टर्मिनोलॉजी, फायर, अर्थक्वेक, STFI, बर्गलरी, RSMD, ये पॉलिसी बन सकती है जो बहुत नॉमिनल प्रीमियम में एक अच्छे ऑफिस को कवरेज दे सकती है। जी, तो जैसे आपने बताया सर्वर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, आजकल IT बूमिंग पर है इंडिया में, तो IT कंपनी का मेन एसेट ही सर्वर है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सच में पॉलिसी के अंदर कवर होती हैं या फिर कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से उनको कवर नहीं किया जा सकता? नहीं, जितने भी आपके एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट, सॉफ्टवेयर जो हैं वो हम कवर नहीं कर सकते फायर पॉलिसी में, बट जितने भी आपके फिजिकल एसेट्स हैं, चाहे वो आपका सिस्टम है, सर्वर है, फर्नीचर फिक्सचर है, वो सब आपके इस पॉलिसी में कवर होते हैं। अब मैं आपको अपने सर्वर की बात करी तो एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मेरे एक ऑफिस है जिसके अंदर, या मेरी कोई फैक्ट्री है, या कुछ भी मतलब शॉप है, मेरा फायर का या अर्थक्वेक का कोई भी इंसिडेंट हुआ, मेरे यहाँ पे दो लॉसेस होंगे। एक लॉस हुआ जो मेरा उस स्पेसिफिक रीजन की वजह से लॉस हुआ, लाइक फायर हुआ तो मेरा फर्नीचर फिक्सचर ये वो सब जल गया, मेरा स्टॉक जल गया या मेरा सर्वर जल गया, ये लॉस हुआ जो मैंने को वापस इस्टेब्लिश करना है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट लॉस और होगा। एनी आइडिया क्या लॉस होगा? डेटा का? नहीं, वो डेटा वाला पॉइंट अलग है, मैं फायर की बात कर रहा हूँ। एक लॉस और क्या होगा कि आज मैं एक ऑफिस के अंदर या शॉप चला रहा हूँ या फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मुझे उसमें से एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, जिस इनकम से मैं अपना रेंट, सपोज मेरी वो बिल्डिंग रेंट पे है, मुझे रेंट पे करना है। क्या मेरी शॉप में आग लग गई तो वो लैंडलॉर्ड मेरा रेंट माफ कर देगा? करेक्ट, मुझे रेंट देना है। मेरे यहाँ पे स्टाफ है, सपोज 20-25 लोगों का स्टाफ है, उनकी सैलरी ठीक है। अब कुछ लोग मेरे यहाँ पे सिर्फ
डेली वेज पे हैं, या कुछ लोग मेरे पास फिक्स सैलरी में हैं। जो डेली वेज के हैं चलो मैं उनको तो कहूंगा बंद हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉय मेरे साथ 10 साल से 12 साल से या 2 साल से लगा हुआ है, क्या मैं उसे कहूंगा मेरी फायर होगी, मैं तेरे को सैलरी नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है। उसके बाद मेरे को फिक्स्ड इनकम आनी थी उससे, कुछ मैंने उससे मेरा घर भी चलना था। पॉलिसी में फायर पॉलिसी के अंदर हम एक अटैचमेंट पॉलिसी और ऐड कर सकते हैं विच सेज फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट, FLOP जी। ये पॉलिसी भी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर जो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो मुझे मिलेंगे, और मेरा जो उस पीरियड में मैं प्रॉफिट अर्न करता, जो मेरे पास डेटा बता रहा है कि यस कि मैं साल के सपोज 12 लाख रुपए कमाता हूँ, सपोज मेरे जो डेटा है, मेरे फाइनेंशियल्स हैं वो प्रूव कर रहे हैं कि मैं 12 लाख रुपए कमाता हूँ, अब मेरे को वापस शॉप शुरू करने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम कराना पड़ेगा मुझे उसमें। वो 4 महीने का टाइम लगेगा, 4 महीने का मेरा लॉस हुआ, 4 महीने मुझे रेंट भी पे करना है, 4 मुझे महीने सैलरी भी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बेसिक बिल देना है, प्लस मेरे जो फिक्स्ड अर्निंग थी वो भी मेरी जाएगी। तो ये फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ये चारों चीजें भी आपको एज इट इज मिलेंगी। अच्छा सर, आप कहाँ थे पहले? आप पहले आते तो और ज्यादा अवेयरनेस लोगों को मिलती है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। ये हम अपने कस्टमर्स को पॉलिसी देते हैं। अच्छा। मेरे कस्टमर्स को ये पॉलिसी दी है और सब हैप्पी है जी। तो सर आप ये बताइए, ये वर्क फ्रॉम होम एरा में ऑफिस इंश्योरेंस की नीड बढ़ी है या घटी है? देखो, वर्क इंश्योरेंस की नीड हमेशा रहेगी, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं है कि किसी ने अपना ऑफिस ही वाइंड अप कर दिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वर्क फ्रॉम होम में एक्चुअली क्या हो रहा है कि कंपनीज ने, बड़े बीपीओज ने अपनी शिफ्टिंग चला दी है। जहां पे एक शिफ्ट उनकी एक टीम काम कर रही थी, वहां पे उन्हें रोटेशन पे कर दिया कि आपने 2 दिन ऑफिस आना है, बाकी 3 दिन या 4 दिन आपने वर्क फ्रॉम होम करना है। तो वो बाकी के 4 दिन ऑफिस खाली नहीं रहता, वहां क्योंकि मल्टीपल टीम रहती हैं। जब मल्टीपल टीम रहती है तो ज्यादा यूजेस होते हैं, जब ज्यादा यूजेस होते हैं तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है, तो लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी भी उसमें, क्या जब मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मेरे को उस एसेट की इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एसेट है तो इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। तो जैसे अगर किसी का बिजनेस कर रहा है, ऑफिस है, डाउन टाइम आ गया, उसका सब कुछ खराब हो रहा है, तो लोग इससे पहले क्यों नहीं अवेयर होते कि वो ऑफिस इंश्योरेंस और इन सब चीजों को ले? जैसे आपने बताया इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो ये लोग पहले क्यों नहीं लेते? देखो, हमारे इंडिया में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और दूसरा वो सब अपने बिजी शेड्यूल में अपने ही काम में लगे हैं, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं है। और बहुत से एजेंट्स जो जिनके भी टच में वो रहते हैं, शायद उनको भी इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एजुकेट करे जी। तो वो सिर्फ कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, यही जो इजीली सेलेबल चीजें हैं उसी में फोकस करते हैं। बट ये इट्स आर रिस्पॉन्स, मैंने पहले भी बोला, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर माई क्लाइंट इन अ 360 डिग्री। देखो, लॉस मैंने दो तरफ अपने घर के 2 तरफ तो दीवार लगा दी और 2 तरफ खाली छोड़ दिया, तो लॉस आया तो वो 2 दीवारें काम नहीं आएंगी। मुझे वहां 2 दीवारें अगर होती, 4 दीवारें पूरी होती तो ही कवर होना है। तो मुझे प्रोटेक्शन के लिए हर तरफ से वो करना है, और हर तरफ से सिक्योरिटी कैसे हो सकती है वो एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर हम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप ही गाइड कर सकते हैं लोगों को। क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है वो नहीं पता कस्टमर जी। जैसे अभी आपने सर घर की बात करी, ठीक है, लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का घर ले लेते हैं, उसमें अच्छा इंटीरियर कराएंगे, अच्छे खासे पैसे खर्च करके फर्नीचर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आज की डेट में इतनी हो चुकी हैं, लेकिन 5 से 10 हजार रुपए का होम इंश्योरेंस नहीं लेते। exactly. क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? अगेन अवेयरनेस, और लगता है कि नहीं है मेरे घर को क्या होने वाला है। ट्रेडिशनली हम देखे जा रहे हैं कि क्या होने वाला है, और ये 5-10 हजार रुपए खर्च करने के बाद उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? अभी फ्लड आया दिल्ली में, और दिल्ली में तो चलो हम लकी रहे कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे पंजाब देख सकते हो, पंजाब देख सकते हो, पूरा पंजाब इस टाइम पे मतलब टेंशन में है बहुत ज्यादा। अगर जिसका जो सिटी में जो विलेजेस हैं जहाँ फार्म लैंड है, चलो ठीक है, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के अंदर गवर्नमेंट की उससे काफी हद तक कवर हो रखे हैं। वो बात अलग है कि पंजाब उस स्कीम में एंटर नहीं हुआ इस साल, बड़ी ट्रेजेडी रही। तो लेकिन चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जो सिटीज के अंदर भी रह रहे हैं उनके घर में पानी नहीं आया क्या? उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब नहीं हुए क्या? उनके घर में अगर कहीं पानी आया तो जो उनकी वॉल्स हैं वो सब कुछ डैमेज नहीं हुआ क्या? अगर छोटी सी
होम इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो आपको वो सारा कवर मिल सकता है। डू यू नो कि जो आप मोबाइल फोन यूज करते होंगे, इंश्योरेंस लिया था उसका जब शोरूम पे ले रहे थे, शोरूम उसने ऑफर करा होगा आपको हाँ, इंश्योरेंस जी के जी लिए, जी, इंश्योरेंस लिया। उसका कितना कॉस्ट आपसे मांगा गया होगा? मुश्किल से 1000 रुपए। नहीं, जो शोरूम पे जो इंश्योरेंस, अगर आप लाख रुपए का फोन लेते हैं तो आपसे 8 या 9 हजार रुपए फोन की इंश्योरेंस कॉस्ट मांग लेते हैं। मतलब 8% से लेके 12-15% तक वो इंश्योरेंस मांगते हैं उसका, और हम लोग कराते हैं। हाँ फोन का इंश्योरेंस, क्योंकि फोन, मुझे लगता है फोन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर हाँ, गया कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। आईफोन लेने पे वो ग्लास टूट गया तो भाई बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, इसलिए पहले करा लो। हाँ, तो वो हम फोन का इंश्योरेंस करा लेते हैं और 8-10 हजार रुपए तक उसमें देने के लिए रेडी है। आपको पता है कि अगर कोई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का, जिसका जैसे हमने कहा 1-1.5 करोड़ का उसका फ्लैट है, तो उसके अंदर कंटेंट्स कितने हो जाएंगे? 20-30-50 लाख के कंटेंट्स हो जाएंगे। अगर वो अपना होम इंश्योरेंस कराता है तो उसके फोन की इंश्योरेंस से सस्ता पड़ने वाला है। उसके फोन की इंश्योरेंस से भी होम इंश्योरेंस सस्ता पड़ने वाला है। और अगर वो चाहे तो अपने फोन को और लैपटॉप को भी इसमें इंश्योर कराता है, शोरूम से ना करा के इसमें इंश्योर करा ले, उसमें वो काफी पैसा बचा सकता है। अच्छा। 1/5 कॉस्ट पे भी हो जाएगा। वो जो 10,000 रुपए वहां दे रहा है, वो 2,000-2,500 रुपए के अंदर होम इंश्योरेंस में फोन ऐड हो जाएगा और सेम कवरेज के साथ। ये होम इंश्योरेंस का बेनिफिट एक मेरे नोन में है, मैंने देखा उनका कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्होंने होम लोन ले रखा था और 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। तो वो जो होम लोन था उनका, वो सारा माफ हो गया होम इंश्योरेंस से। ऐसा भी कुछ होता है इसमें? देखो, उसमें लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी अलग से आती है कि अगर आप होम लोन या कोई भी कार लोन, कोई भी लोन ले रहे हैं, तो बेसिकली उसमें अपनी लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरा जितना भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो उससे पे ऑफ हो जाएगा। तो वो एक पॉलिसी अवेलेबल है। तो जैसा आपने बताया, वही अगेन अवेयरनेस की कमी है कि एक डिनर की कॉस्ट पर या एक मोबाइल इंश्योरेंस करा रहे हैं, उससे कम कॉस्ट पर भी आप अपना होम इंश्योरेंस ले सकते हैं, उससे फायर से, थेफ्ट से, फ्लड से, इन सब चीज़ों से सिक्योर कर सकते हैं। बस किस चीज़ की कमी है? अवेयरनेस की कमी है। तो फिर एक बार आप कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे इनमें बताएं जिससे कि लोग अवेयर हों और इसको मैंडेटरी रूप से अपने आप खरीदें। देखो, इंश्योरेंस, अगेन मैं वही बात बोलूंगा, इंश्योरेंस इज अ नेसेसिटी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टारगेट, आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IRDA को ये बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो हमारी 100th मतलब 2047 के अंदर जो हमारा। तो सर, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी, तो एक डिनर की कॉस्ट पर आप होम इंश्योरेंस लेकर के अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थेफ्ट से, फायर से, फ्लड से, सब चीज़ों से। तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे लोगों में ये जागरूकता बढ़े कि हाँ यार, ये पॉलिसी अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे लिए मैंडेटरी ही है। देखो, इम्पोर्टेंस, मैं जिस चीज़ से प्यार करता हूँ उसको इंश्योर करा लेता हूँ जी। मैं गाड़ी से प्यार करता हूँ, मैं गाड़ी को इंश्योर करा रहा हूँ। हाँ। मैं फ़ोन से प्यार करता हूँ, मैं फ़ोन को इंश्योर करा रहा हूँ। घर से भी इंसान बहुत प्यार क्या करता मैं अगर मैं करूँगा तो मैं इंश्योरेंस कराऊंगा। जी जी। सिंपल एज दैट। मैं इस पॉइंट से एक चीज़ में और कनेक्ट हो रहा हूँ। सपोज आज मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, और कल भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, चाहे मुझे कि मैं नहीं रहता हूँ, या कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है मेरी फैमिली में, मेरे बच्चे को, किसी को भी, तो और मैंने इंश्योरेंस नहीं ली हुई, तो उस टाइम पे और मेरी डेथ हो गई और मेरी फैमिली को मेरे एसेट्स को बेच के सर्वाइवल करना पड़ रहा है, या ट्रीटमेंट के लिए एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, तो मेरा बच्चा क्या कहेगा, पापा यही प्यार करते थे आप कि मेरे लिए प्लानिंग नहीं करी। तो हमें अवेयरनेस ये क्रिएट कर दी है कि बिफोर वो इंसिडेंट आए, मुझे उसके लिए पहले प्रिपरेशन करनी है। पहले से प्रिपरेशन, तो वो प्रिपरेशन पहले ही की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रादर देन कि वो पॉइंट आने के बाद मैं सोचूं अब क्या करें, अब किससे मांगूं, अब क्या बेचूं, उससे बेटर है कि मैं उससे पहले इंश्योरेंस ले लूं। जैसे आपने अभी फ्लड का जिक्र करा, पंजाब का, बिहार का, हर जगह इतनी फोटोज और वीडियोस आ रही हैं जो कि सच में दिल को झकझोर देने वाली हैं। तो ये बताइए आप, इनका कंपेंसेशन मिलने में कितना टाइम लगता है, या फिर न्यूज़ में फोटोज और वीडियोस ही वायरल होती हैं? देखो, जहाँ पे ऐसे मास डिस्ट्रक्शंस होती हैं, मास में लॉसेस आते हैं,
तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को बहुत जल्दी सेटल करती हैं। जैसे केरला का फ्लड आया था या पीछे अर्थक्वेक आया था, तो उसके अंदर अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज ने इमीडिएट बेसिस पे वहाँ कैंप्स लगाए थे और हमने ऑन द स्पॉट विद इन 7 days 10 days 8 days जैसे जैसे क्लेमेंट हमें आ रहे हैं, कैंप्स लगाए थे कि जिसने भी पॉलिसीज ले रखी हैं वो अपने क्लेम्स लेके आए। और आज भी इस फ्लड के अंदर भी अब हजारों गाड़ियों को लॉस हुआ होगा बहुत, तो वो उस क्लेम्स को कंपनी हर क्लेम को सर्वे करवाए, वो कराए। इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव चीज और वो सर्विसेज नहीं दे पाती अच्छी कंपनीज। उस टाइम पे क्लेम कैंप्स लगा के इमीडिएट बेसिस पे 7 और 8 days और 10 days के अंदर भी क्लेम सेटल होते हैं जहां पे ऐसी कोई मास डिस्ट्रक्शन होती है। तो इट्स अ नॉर्मल रूटीन। भगवान ना करे किसी को चीजें देखनी पड़े, एक्सपीरियंस करनी पड़े, बट ये ऐसा होता है और नो डाउट फॉर पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है। तो सर आपने एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज जामताड़ा, अगर आपने देखी हो, ठीक है, उसमें साइबर क्राइम बहुत तेजी से दिखाया गया और आजकल हो भी रहा है, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोई इंश्योरेंस है जो हमें इन सब चीजों से बचा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे ये सारी चीजें कवर करते हैं, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल थेफ्ट, देन आपका डिजिटल अरेस्ट, देन आपका आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की डेट में बहुत से ऑनलाइन पोर्टल आ चुके हैं जो कि लोन डिसबर्स करते हैं और हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड हमें बहुत जगह शेयर करना भी पड़ता है। तो ये जो है, इस बहुत लोगों का आइडेंटिटी कहीं और मिसयूज हो जाती है। जैसे अभी पीछे चाइनीज एप्स बहुत थी, हाँ, उससे लोगों ने 10,000 15,000 लोन लिया और मिसयूज हुए। उस पर्सन को तब पता लगेगा जब उसकी रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी आएगी, बस 3 महीने 4 महीने इंस्टॉलमेंट्स नहीं गई, फिर वो रिकवरी आएगी, पता लगेगा आपके नाम पे तो लोन डिसबर्स हुआ है। तो वो चीज भी हम साइबर क्राइम पॉलिसी, हमारी जो रिटेल साइबर पॉलिसी है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं कि आपका कोई डिजिटल फ्रॉड हो गया, कोई आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, आपकी कोई फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया से हैक हो गई, उसके लिए आपसे रैंसम मांगी जा रही है कि अगर आप ये दे दो, नहीं तो हम आपको इस तरह फ्लोट कर देंगे। हनी ट्रैप हो गया, आपका कोई डिजिटल अरेस्ट हो गया, ये सब कुछ आपका रिटेल साइबर पॉलिसी में कवरेज अवेलेबल है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि सर मैंने ओटीपी शेयर भी नहीं करा, ठीक है, एक जनरल मैसेज आया मेरे फोन में, एक केपीके फाइल आई, उसे ओपन करते ही सारा डेटा है। यही साइबर फ्रॉड है जी। तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? वो सेटलमेंट करती है या डिले करती है? क्या प्रोसेस होता है इनका? देखो, इट डिपेंड्स कि क्लेम किस टाइप का है और इतने प्रूफ क्यों मांगती है। देखो, बिना प्रूफ के कैसे होगा। आज सपोज आप 20 लोगों की कंपनी चला रहे हो, आपके यहाँ पे कोई स्टाफ आके आपसे कोई भी कहे कि जी मेरे को तो मैंने ये लंच किया था या ये बिल है, आप क्या चेक नहीं करोगे कि उस दिन वो ड्यूटी पे था कि नहीं था? बिल्कुल करूंगा। उस दिन वो ऑफिस में था या फील्ड में था जी। अगर वो आपके पैरामीटर में फिक्स हो रहा होगा तभी आप वो क्लेम करोगे ना। ये चेक तो जरूरी है जी। हाँ, वो चेक कंपनी को करने पड़ेंगे। अगर क्लेम ऑनेस्टली देना है तो वो चेक करने पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि रियलिस्टिक नहीं होते हैं। अगेन, अगर मैं कुछ इंटेंशनली गलत मैंने कुछ हाइड कर रखा है तो प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें जी। और ये जो साइबर अरेस्ट वाला सीन चल रहा है, मैंने देखा कि कई लोगों को ऐसा फ्रॉड हुआ कि लोग मर तक गए इसमें, उनको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया उन लोगों ने कि वो लोग मर तक गए। तो इस कंडीशन में कुछ होता है कैसा? देखो, जब आपने ऐसी पॉलिसी ली होगी तो कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस हम कराएंगे, इंश्योरेंस कंपनी कराएगी कि आपको ऐसा नहीं करना जी। तो आपको इमीडिएटली फ्रॉड को वो करना है। तो आप ये पॉलिसी लेने के साथ आप इस फ्रॉड में पड़ने की प्रोबेबिलिटी भी कम करोगे, बट अगर फिर भी आपके फाइनेंशियल थेफ्ट या ऐसा कुछ हो जाता है तो पॉलिसी आपको लॉसेस देगी। तो जैसे एक आप थोड़ा सा ये भी मैसेज दें लोगों को कि एक पासवर्ड गायब होने से या एक लिंक खोलने से लोगों का सब कुछ हैक हो सकता है, तो ये साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कितनी हेल्पफुल है उनके लिए, और इससे लेकर के वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो इज अ पीस ऑफ माइंड। आज की डेट के अंदर पहले होता था कि मैं अपनी पूंजी, अपने एसेट्स मैं बैंक में या लॉकर में रख रहा हूँ और वो अब सिक्योर है। अब वो सब हम अपने फोन में लेके घूम रहे हैं। वो सब कुछ मेरे लिए कंफर्ट भी है और मेरे लिए थ्रेट भी है। थ्रेट वो ज्यादा बन गया है क्योंकि आज की डेट में किसी कुछ भी हैक करना और
इतनी वीडियोस और इतने इसके अंदर मैं कब डाइवर्ट हो जाऊं, कब मेरा ध्यान भटका और एक्सीडेंट हुआ। तो उसके लिए अगर आप पे साइबर पॉलिसी है तो आप उन अपने लॉसेस को, आने वाले लॉसेस को, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसका प्रीमियम लगभग कितना आता होगा सर, कि लोगों के मन में अभी कंफ्यूजन होगा, यार ये तो बड़ी महंगी पॉलिसी होगी? एक्चुअली ये बहुत सस्ती पॉलिसी है। देखो, इसको हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी ले सकते हैं कि सिर्फ मैंने अपने लिए ले ली, या मैं अपनी फैमिली को भी कवर कर लिया। मतलब कॉर्पोरेट बेसिस पे भी कुछ होता है? कॉर्पोरेट पॉलिसी इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा। वो कॉर्पोरेट पॉलिसी एक डिफरेंट थिंग है, वो वहां पे भी बिल्कुल कॉर्पोरेट्स के अंदर भी ये पॉलिसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना साइबर पॉलिसी ले सकता है, वो अलग चीज है। बट फॉर अ रिटेल पर्सन वो पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, मैं स्टार्टिंग फिगर बोलूँ इंडिविजुअल के लिए, कोई 1000-1200 रुपए में स्टार्ट हो जाती है पॉलिसी। और अगर मैं बोलूँ कि फैमिली के लिए करें 1 करोड़ का कवर तक कर दें, तो भी कोई 20-22-25 हजार से ऊपर की पॉलिसी नहीं जाएगी वो रिटेल तो में। काफी सस्ती है। यस। और फ्रॉड में तो एक बार में इंसान का पैसा उड़ जाना है सर, कितना भी जा सकता है। जी। मतलब वो आपके बैंक अकाउंट में जो आपके पैसे हैं वो पूरा का पूरा साफ कर सकता है। उसके बियॉन्ड भी कुछ भी, कि आपको उन्होंने रैंसम मांगी, कुछ डेटा ऐसा रख लिया अपने पास जिसपे आपसे रैंसम मांगी जा रही है, इवन वो भी कंपनी कवर। तो सर आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड करी, तो आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि लोग इंश्योरेंस के लिए और ज़्यादा अवेयर हो सकें? मैं यही कहना चाहूँगा, इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट थिंग जो हर पर्सन को लेनी ही चाहिए। और मोर और लेस मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टारगेट IRDA को दिया है कि हमारे जो 100वीं स्वतंत्रता दिवस आने वाला है हमारा 2047, 15 अगस्त 2047 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि हर इंडियन फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस होनी ही है। इस फाइनल टारगेट कि ये होगी। टारगेट है कि हर फैमिली इंश्योर्ड होगी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, एंड हर ब्रेड अर्नर इंश्योर्ड होगा टर्म पॉलिसी के अंदर। ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी टारगेट लिया है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। हमें उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने आप को इंश्योर्ड करना है। गवर्नमेंट ने स्टेप ये पब्लिक के लिए लिया है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो बहुत से लोगों के जीवन बदलता है। मतलब उनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी एसेट्स बिक जाते हैं जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। तो उस चीज की इंपॉर्टेंस समझते हुए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है, तो हमें उस चीज के अंदर साथ में पार्टिसिपेट करना यही है सरकार का विकसित भारत का संकल्प। बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच, आपने रियल में उन सारे मिथ्स को, कंफ्यूजन को ब्रेक किया जो लोगों के मन में जनरल क्वेश्चंस होते हैं किसी पॉलिसी को परचेस करते हुए। और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हैं, जिन पॉलिसीज़ के बारे में नहीं भी जानते थे उनके लिए भी। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।